सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? पहले बताओ, जानते हो आप सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में कभी बैच में हुआ है डिस्कशन? नहीं ना, हुआ है? कोई बात नहीं, अब मैं डिटेल में करवा रहा हूं। ऐसा है बेटा, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉडी इज मूविंग। अब पहला केस, इफ वी अप्लाई द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो स्पीड बढ़ जाएगी। इधर ही बॉडी जा रही है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट फोर्स लगा दें तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। बॉडी इधर जा रही थी, मैंने अपोजिट फोर्स लगा दिया तो स्लो हो जाएगी। लेकिन तब क्या होगा जब मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया जाए? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जहां भी डायरेक्शन चेंज करनी है, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज करनी है तो मोशन के परपेंडिकुलर। नाम आशीष, आओ बेटा। वीडियो कर ली बेटा आपने? समझ में आ गए सब? गुड, बैठो। तो बेटा, जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी हो तो आपको मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बार सुन लो बेटा, मैं आपके लिए बता रहा हूं। हेलो, कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तो स्पीड राइज हो जाएगी, मोशन के अपोजिट फोर्स लगा दे तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, और मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दे तो वो अपने पाथ से डेविएट होके किसी और पाथ पे जाने लगेगी। कम फोर्स लगाओगे तो कम डेविएशन होगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा डेविएशन होगा। तो डायरेक्शन बदलने के लिए जरूरी है एक फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर हो। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। Whenever we have to change the direction, we have to apply a force which is perpendicular to the direction of motion. Point number 1. Point number 2. सर्कुलर मोशन कब होता है? तो जवाब है सर्कुलर मोशन तब होता है जब बॉडी लगातार डायरेक्शन चेंज करती है। पहले बॉडी इधर जा रही है, फिर 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 यहां जा रही है। तो मुझे बताइए, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए मोशन, भाई इतना दूर मत जा यार, देख सारे इंडिया में बैठे हैं, तुम अफगानिस्तान में अच्छे नहीं लगोगे, यहीं इसी रो में आ जाओ बेटा, अंदर को हो जाइए आप। आशीष, हाँ, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए एक लाइन बता रहा हूं, और यदि एक और आ गया ये सारे उठ के चले जाएंगे। पहले आप एक लाइन पूरी कर लो सर। कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तो स्पीड राइज होगी, मोशन के अपोजिट फोर्स लगा दे तो स्लो होगी, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दे तो डायरेक्शन बदलेगी। जब भी डायरेक्शन बदलनी है तो मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब मेरे बेटा सर्कुलर मोशन पर मैं वापस आ रहा हूं। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार चेंज करनी पड़ती है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तभी तो सर्कुलर घूमेगी। मैं कहूं डायरेक्शन मत चेंज करो तो सर्किल बन ही नहीं पाएगा। डायरेक्शन चेंज करनी है तो मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी सर्कुलर मोशन में हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है जो लगातार डायरेक्शन को चेंज करता रहे। वो फोर्स किधर होना चाहिए? तो देखिए, पहले बॉडी यहां जा रही है, मैंने मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, डायरेक्शन बदल गई। मैंने मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, बॉडी यहां जा रही थी, इधर फोर्स लगा दिया, डायरेक्शन फिर बदल गई। मोशन के परपेंडिकुलर फिर फोर्स लगा दिया, डायरेक्शन फिर बदल गई। मोशन के परपेंडिकुलर फिर फोर्स लगा दिया, डायरेक्शन फिर बदल गई। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी ने सर्कुलर घूमना शुरू कर दिया इन फोर्सेस के कारण। ये सारे फोर्स क्या काम कर रहे हैं बेटा? ये सारे फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर हैं, डायरेक्शन बदल रहे हैं। यदि इन फोर्सेस को हटा दिया जाए तो डायरेक्शन बदलनी बंद, सर्कुलर मोशन बंद,
ये फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स हैं। इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं? आप इन्हें आगे बढ़ाओ तो ये सारे सेंटर ऑफ द सर्किल पर जाके मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये सर्किल के सेंटर पर मिल जाते हैं तो इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो आपसे यदि कोई पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, तो जवाब है डायरेक्शन को बदलना। सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएं ना लगाएं तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और सर्कुलर मोशन नहीं होगा। यानी सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए उसकी बात करेंगे। प्रूफ अभी आएगा तीसरे कॉलम में। फिलहाल सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, जो आज ही प्रूफ होगा। ये अभी प्रूफ नहीं करवा रहा, पहले मैं सारा बेसिक समझा दूं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा है, आपको पता है कि यदि मैं जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दूं तो डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कम फोर्स लगाऊं तो डेविएशन कम होता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने देखा कि यदि कोई बॉडी, पॉइंट नंबर 3, सर्कुलर ट्रैक पर घूमना चाहती है तो आपको mv²/r के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यदि आप mv²/r के बराबर फोर्स लगाओगे तो वो उतना ही डेविएट होगी कि वो सर्किल पर बनी रहे। यदि आप, फिर वही वाली बात आती है, क्या हम इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते? तो जवाब है क्यों नहीं लगा सकते। बॉडी यहां जा रही है, मैं mv²/r के बराबर फोर्स लगाऊंगा तो बस ये इतना डेविएट होगी कि सर्किल पर बनी रहे। यदि मैं mv²/r से ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगी कि सर्किल के अंदर चली जाएगी। और mv²/r से कम फोर्स लगाऊंगा तो ये हल्का सा डेविएट होगी लेकिन सर्किल से बाहर भाग जाएगी। तो यदि आपने mv²/r से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगी कि ये सर्किल के अंदर भाग जाए। mv²/r से कम फोर्स लगाया तो इतना डेविएट होगी कि सर्किल पर ना रह के उससे बाहर चली जाए। ये सर्किल है। और यदि आपने mv²/r के बराबर फोर्स लगाया तो उतना डेविएट होगी जितना सर्किल पर बने रहने के लिए जरूरी है। तो बताइए, क्या मैं mv²/r से बड़ा फोर्स नहीं लगा सकता? लेकिन फिर क्या होगा? सर्किल पे रहेगी या अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? ज्यादा लगा दिया फोर्स और कम लगा दिया। मैं चाहता हूं ना अंदर रहे ना बाहर रहे, सर्किल पे रहे, तो कितना लगाना पड़ेगा? mv²/r के बराबर। पॉइंट वाइज पॉइंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। mv²/r के बराबर फोर्स लगा दो, सर्किल पे रहेगी। अब मेरे बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी इसके बारे में बात मत करना, ये कहां से आया, ये अभी डेरिवेशन होगा थोड़ी देर में। बस एक फॉर्मूला याद रखना डेरिवेशन से पहले कि ये आर्क है, ये रेडियस है, ये आर्क है, ये रेडियस है। तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या बेटा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फिर से बोलो, एंगल इज इक्वल टू। जो बच्चे पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे, एक फॉर्मूला लर्न कर लो। अब फिलहाल कहां इनको वो बात करेंगे। एंगल इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर्क इज इक्वल टू, मतलब अब आ गया दिमाग में, ये जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। यदि आपने mv²/r से बड़ा फोर्स लगा दिया तो वो इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगी कि सर्किल के अंदर घुस जाए। यदि आपने mv²/r से कम फोर्स लगा दिया, mv²/r से कम फोर्स लगा दिया तो वो बाहर भाग जाएगी। और यदि mv²/r के बराबर फोर्स लगा दिया तो वो उतना ही घूमेगी, उतना ही डेविएट होगी कि सर्किल पर बनी रहे। यानी सर्किल पर घुमाने के लिए जो जरूरी फोर्स है वही है mv²/r। डायरेक्शन बदलने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो है mv²/r। और सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंटर के टुवर्ड है। ये एक रियल फोर्स है, रियल फोर्स जो किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा।
डायरेक्शन बदलने के लिए वी हैव टू अप्लाई दिस फोर्स। अब एक बात देखो जरा कुछ एग्जाम्पल से, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। मैंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा? तो आप ये बताइए, अर्थ को सन अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटी के कारण। जब अर्थ यहां पहुंच जाती है तो सन इसे खींचता है ग्रेविटी के कारण। जब अर्थ यहां आ जाती है तो भी सन उसे खींचता है ग्रेविटी के कारण। यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर पे जाके मिल जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही mv स्क्वायर अपन आर के बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स भाई जो सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल। यहां पर यदि आप ध्यान से देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ में आने लगा? अब यहां कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं बॉडी को बताता हूं कि बेटा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो वो कहते हैं एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बात बताओ यार, मेरे को ये बताओ, मैं कहता हूं ये पेन है, अर्थ इसे डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक? आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा बताओ इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? कि दो। कौन कौन से? एक डाउनवर्ड फोर्स और एक वेट। अरे मेरे बेटा आपने फिर गलती कर दी, डाउनवर्ड फोर्स और वेट नहीं, वेट ही तो डाउनवर्ड है, दो नहीं एक ही फोर्स है। जो वेट है वही डाउनवर्ड फोर्स है। मतलब यह हुआ, जिस तरह से डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ, अपवर्ड मींस ऊपर की तरफ, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर की तरफ। जो सेंटर की तरफ है वही सेंट्रीपिटल है, तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ है, तो यही सेंट्रीपिटल है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल कहां से मिलता है? तो जवाब है इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, सेंटर है पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्लियर बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो यानी बेटा सेंटर की तरफ कौन सा है, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक? अब की बार सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? तो वही सेंट्रीपिटल है, वही mv स्क्वायर अपन आर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही mv स्क्वायर अपन आर है। तो आप ये कहोगे ग्रेविटेशनल की बजाय इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज mv स्क्वायर अपन आर। ऊपर वाले फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपन आर, नीचे वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज mv स्क्वायर अपन आर। तो मेरे बेटा यहां पर mv स्क्वायर अपॉन आर एक फोर्स सेंटर की तरफ है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अच्छा, अब यहां बच्चे कहते हैं कि हमारी सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमें कैसे पता कि वो mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है? मेरे बेटा जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, जब हमारा सोलर सिस्टम बन के तैयार हुआ था, क्या ये सिर्फ 8 प्लेनेट 9 प्लेनेट 10 प्लेनेट बने थे? तो जवाब है हजारों प्लेनेट्स बने थे। अब तो 8 रह गए, हजारों प्लेनेट्स बने थे। और उन हजारों प्लेनेट्स में क्या हुआ? तो जवाब है कुछ प्लेनेट्स ऐसे थे जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर से ज्यादा लग रहा था सन का, और वो अंदर घुस के सन में गिर गए। कुछ ऐसे प्लैनेट्स थे जिन पर ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर से कम लग रहा था, और वो हमारे सन को छोड़ के बाहर भाग खड़े हुए। केवल 7 या 8, बल्कि पहले तो 9 प्लैनेट कहते थे, अब 8 बात चल रही है, क्योंकि प्लूटो जो है टोटली गैस मिला है, तो इसलिए जरा कंफ्यूजन हो गया। जब हम लोग पढ़ते थे 12th तक तो हमें 9 प्लैनेट्स पढ़ाए जाते थे, लास्ट प्लैनेट प्लूटो। उसके बाद एक नया प्लैनेट मिला
वो गैस का बना था। सारे साइंटिस्ट ने कहा इसे प्लेनेट नहीं कह सकते, टोटल गैस है। बस झगड़ा शुरू हो गया कि प्लूटो भी तो टोटल गैस है, प्लूटो का साइज भी तो बहुत कम है, उसका कम है तो इसका भी कम है। फिर खैर तब भी उसे 10वां प्लेनेट मानने की पूरी तैयारी हो गई कि चल छोड़, इसे 10वां प्लेनेट 10th प्लेनेट मान लेते हैं। उसके बाद 24 और छोटे छोटे पीस मिले। उन्होंने कहा इस तरह से तो सैकड़ों प्लैनेट्स हो जाएंगे। तो उन्होंने अल्टीमेटली बाद के प्लूटो को भी साथ में स्वाहा कर दिया कि जा भाई तू भी निकल यहां से। अब 8 प्लैनेट्स है। तो ये 8 प्लैनेट वो थे जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स mv² अपनार के बराबर था, और इसी कारण से वो सिर्फ उतना डेविएट होते थे जो सर्किल पर बने रहने के लिए जरूरी है। और वो आज भी सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे हैं, आज भी उसी ट्रैक पर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स mv² अपनार के इक्वल है। तो बताओ जिन प्लैनेट्स पर mv² अपनार से ज्यादा फोर्स था उनका क्या हुआ? सन में गिर गए। जिन पे कम था क्या हुआ? और पता है बाहर जाकर के क्या हुआ? बाहर जाकर के वो आपस में टकराए और टकरा के छोटे छोटे पीसेस में बट गए। और वो पीसेस आज भी सन के चारों तरफ, हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है उसे। वहां पर आज भी उन प्लैनेट्स के टुकड़े, पीसेस, छोटे छोटे 100-100 किलोमीटर के, 200-200 किलोमीटर के पीसेस, हमें लग सकता है बहुत बड़े हैं। बेटा सोचो, जहां बात हो रही है अर्थ, मून, सन, उनके सामने 100 किलोमीटर का पीस तो एक धूल के, डस्ट के पार्टिकल जैसा है। वो घूम रहे, कभी कभी वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कभी कभी टकरा के वो सोलर सिस्टम के अंदर घुसाते हैं। और जब वो अंदर घुसाते हैं, कभी इस प्लेनेट पे गिरते हैं, कभी उस पे, तब वो मीटियोराइट्स कहलाते हैं। तब क्या कहलाते हैं बेटा? गिरते हैं ना मीटियोराइट्स। कई बार वो हमारी एटमॉस्फेयर में आते हुए बर्न हो जाते हैं, तब मीटियोर्स कहलाते हैं। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन। मेरे बेटा अच्छा आपको वेक्टर की एक चीज रिकॉल करा दूं, सबट्रैक्शन। पहले ये बताओ, यदि ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग इस पे कमांड कर चुके हैं। मुझे बताइए किन दो का सम तीसरे के बराबर है? ए और बी का सम? पक्का? तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये जो बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस। मैं कहूं ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और डिफरेंस को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो मैं यदि कहूंगा कि बेटा ये है एक्स वेक्टर, ये है वाई वेक्टर, तो ये कौन सा है? तो जवाब है वाई वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। डिफरेंस क्या है बेटा? ये डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन को। 2 से 3 बार बताऊंगा सेंट्रीपिटल डेरिवेशन का, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। शुरू करते हैं। मैंने बताया ना आखिरी शीट सबसे छोटी शीट, आज ही शुरू, थ्योरी आज ही खत्म, कल से न्यूमेरिकल शुरू। और जहां तक है 2 दिन या हार्डली 3 दिन में आपका काइनेमेटिक्स एंड हो जाएगा और फिर हमारा शुरू होगा लॉज ऑफ मोशन। अच्छा ये मैं सबसे कह रहा हूं बेटा, आप लोग ना अपना रिवाइज करते रहा करो। यदि पुराने में कोई छोटा मोटा डाउट आए तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ लिया करो, बता दूंगा। और बड़ा डाउट आए तो संडे का टाइम ले लिया करो। संडे को मुझे आप लोगों के अलावा कोई काम नहीं है, आप बुलाओ, मैं पहुंच जाऊंगा मॉर्निंग में। दोपहर बाद तो देहरादून रहता हूं मैं, सुबह फोन कर दिया करो। अच्छा अब मैं करता हूं डेरिवेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चल भाई शुरू हो गया। ये एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा, पिन ड्रॉप साइलेंस रखना। सर्कुलर ट्रैक है। निशांत समझ में आ रहा है बेटा? कभी बाउंसर्स जा रहे हो? समझ में आ गया मेरे बेटा? ये हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा है, ये रेडियस है, ये बेटा वेलोसिटी है v। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया,
रेडियस अब भी आर है, स्पीड अब भी वी है, बस वो पहले यहां जा रहा था फिर वो इधर चला गया। कितना एंगल घूम गया? थीटा। डिस्टेंस कितनी चली उसने? एस। समझ में आ गया? अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। रेडियस पहले यहां थी, फिर रेडियस यहां है, इतने हिस्से को बना रहा हूं, और ये है डिस्टेंस एस। स्पीड पहले इधर थी, अब इधर है, और ये है चेंज इन वेलोसिटी। भाई इन दोनों का डिफरेंस वेक्टर के मामले में जीरो नहीं होता। मैं कहूं इनिशियल वेलोसिटी भी वी थी, फाइनल भी वी है, डिफरेंस बताओ, तो जीरो मत कहना, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। याद करो, दो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यानी डिफरेंस में ऐसा नहीं होता कि पहले भी वी थी बाद में भी वी है तो जीरो हो गई, ना जी ना, तो जीरो नहीं होगी, फॉर्मूले लगेंगे। तो हमने वेक्टर के तरीके से बनाया। अब ये क्या हुआ, आप जरा समझो, दिखाना बेटा एक पेन। ये है रेडियस, आप लोग भी देखते रहो बेटा, समझ में आ रहा है आपको? हेलो बेटा? यस सर। अच्छा, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक। तो मेरे बेटा ये है रेडियस, ये है इस वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। क्यों? रेडियस है, रेडियस कितनी बड़ी बात बोली, रेडियस है, और वेलोसिटी है टेंजेंट, और टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। 9-10 तो पास करा तो हो गई। तो रेडियस के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। अब मैं जो पूछूंगा जवाब देना। रेडियस थीटा एंगल घूम गई तो वेलोसिटी भी उतना ही घूम गई। रेडियस कम घूमेगी तो वेलोसिटी कम घूमेगी। आप भी देखते रहिए, रेडियस जितना रोटेट करेगी वेलोसिटी भी उतना ही करेगी। रेडियस 30 डिग्री घूम गई तो वेलोसिटी भी 30 डिग्री आ गई। रेडियस 90 डिग्री घूम गई तो वेलोसिटी भी 90 डिग्री घूम गई। तो रेडियस जितना एंगल रोटेट करेगी वेलोसिटी भी उतना ही एंगल रोटेट करेगी। तो एक बार बताओ, ये क्या था? आर। ये क्या था? रेडियस आर। ये है डिस्टेंस, और ये एंगल है थीटा। नहीं समझ में आ गया? आ गया। ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये वाली, फाइनल वेलोसिटी ये वाली, दोनों का बीच का एंगल थीटा, और ऊपर चेंज इन वेलोसिटी जो पहले बढ़ाया था। अब मैं पूछता हूं, ये थीटा और ये थीटा सेम है या डिफरेंट है? अभी पहले मैंने इसीलिए बताया था, सेम है ना। जितना रेडियस घूमेगी वेलोसिटी भी उतना ही घूमेगी। तो रेडियस थीटा घूम गई तो वेलोसिटी भी थीटा घूम गई। अब मेरे बेटा फॉर्मूला लगाता हूं, ये एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू एस अपॉन आर, इस वाले से। अब यहां एंगल इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। एंगल इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन, अब ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करोगे, टी से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज, और v अपॉन आर ऐसे ही रहने दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो मेरे बेटा ये आ गया a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यही एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलने के काम आया, और जो डायरेक्शन बदलने के काम आया वो सेंट्रीपिटल, तो यही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब तुम जानते हो फोर्स मां के समान होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखो, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये है डायरेक्शन बदलने वाला एक्सेलरेशन। अब मैं इसे एक बार रिवाइज कराऊंगा, लेकिन रिवाइज डिफरेंशियल मेथड से कराऊंगा।
तुम अच्छा ये बताओ, यदि m है मास तो dm क्या है? वेरी स्मॉल मास। v है स्पीड तो dv क्या है? वेरी स्मॉल। कर रखा है डिफरेंशियल? जिसने नहीं कर रखा वीडियो ले लेना, मैंने पूरी बढ़िया बना रखी है, टकाटक वीडियो, जिसने उसे पढ़ लिया समझ ले पीएचडी हो गई। हाँ, तो m है मास तो dm, t है टाइम तो dt, s है डिस्टेंस तो ds, समझ में आया? r है रेडियस तो dr। मतलब जो भी चीज बहुत स्मॉल हो जाए उसमें d लगा देते हैं। मैं कहूं dt क्या है तो तुम कहते हैं ना वेरी स्मॉल टाइम। ds क्या है? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। d थीटा क्या है? वेरी स्मॉल एंगल। सब स्मॉल। अब बेटा इसी का डेरिवेशन, इसी का डेरिवेशन फिर होगा, लेकिन अब डिफरेंशियल मेथड से। मेथड 2 कुछ बुक्स स्कूल में ऐसे कराएंगे, कुछ में ऐसे कराएंगे। मैं तो दोनों भाई रटवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं, दोनों एक जैसे हैं। देखना मेरे बेटा, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ये रेडियस है, ये स्पीड है। अब ये बॉडी हल्का सा घूम गई, अब मैं बोर्ड में इससे कम दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं। ये एंगल है डी थीटा, वेरी स्मॉल, तो वेलोसिटी भी हल्का सा घूम गई। अब मेरे बेटा ये क्या था? आर, ये एंगल है डी थीटा, ये डिस्टेंस है डीएस, ये एंगल, ये वाला एंगल है डी थीटा। कभी रेडियस को डी थीटा पढ़ो। क्या डिफरेंस है? थीटा की जगह डी थीटा और एस की जगह डीएस। चीज तो वही है। स्पीड पहले इधर थी, अब स्पीड इधर है। ये हो गया डीवी, ये हो गया डी थीटा, डेल्टा वी की जगह डीवी। बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, सिंपल सा है, सब स्मॉल ले लिया। अब बेटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएस अपॉन आर। इस वाले का आप बोलोगे, मैं तो चुप हो करके सुनूंगा। डीवी अपॉन, अब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसका मतलब डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर, तो डीवी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डीएस। सब वही चल रहा है यार, बच्चों को डराने वाली बात है, डिफरेंशियल से होगा, कुछ भी ना हो रहा, बेसिक वही चल रहा है। अब है बेटा, ये डी थीटा की वैल्यू डीएस अपॉन आर है, डी थीटा की वैल्यू डीवी अपॉन वी है। जब डी थीटा ये भी है, डी थीटा ये भी है, तो आपस में ये दोनों इक्वल, तो डीवी अपॉन वी मतलब दिस इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर। फिर वी ऊपर ले गया, तो ये v अपॉन आर डीएस। क्लियर हो गया यहां तक? अब दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, dt से डिवाइड करोगे यहां भी और यहां भी, तो ये है तो चाहे वेरी स्मॉल सही है, तो चेंज इन वेलोसिटी ना, ये चेंज इन वेलोसिटी है वेरी स्मॉल, चेंज इन वेलोसिटी वेरी स्मॉल टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का एक्सेलरेशन ही होता है। v अपॉन आर, ds है वेरी स्मॉल डिस्टेंस और dt है वेरी स्मॉल टाइम, है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ही आएगी। तो सॉल्व करके तो ये वही आ गया, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्या है ये? अब यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर, तो ये फिर वही आ गया mv स्क्वायर अपॉन आर। तो स्कूल में कहें विदाउट डिफरेंशियल करो तो ये रहा, विद डिफरेंशियल करो तो ये रहा, तो आपके सामने सारा कुछ मौजूद है। तो ये हमारा था इसके बारे में। अब ये सेंट्रीपिटल से जुड़ी हुई कई बातें आपने सीखी, क्या क्या खास है? सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार बदलती है, डायरेक्शन को बदलता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर से ज्यादा हो गया तो वो इतना ज्यादा डेविएट हो जाएगा कि सर्किल के अंदर घुस जाए, mv स्क्वायर अपॉन आर से कम हो गया तो इतना
उतना कम डेविएट होगा कि सर्किल से बाहर भाग जाए, और यदि mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो गया तो उतना ही घूमा रहेगा, सर्किल पे बना रहे। तो जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं उन सब में एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, जो mv स्क्वायर अपॉन आर से ना तो बिगर हो ना स्मॉलर हो, mv स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो, ना बिगर ना स्मॉलर, कैसा चाहिए। फिर मैंने 2 बार प्रूफ करवाए, प्रूफ तो कर लोगे अब एक बार करके, या कंफ्यूजन है बेटा प्रूफ में। इधर यहां बेटा आपको यहां बोलो बेटा। और जो एब्सेंट है मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग कर ली है कि वीडियो आपको भेज दूंगा। किस किस को भेजनी है वीडियो बेटा, 1 मिनट नेम नोट करना, एक छोटे से पर्चे पे मैं सेंड कर दूंगा। पहले जो एब्सेंट है उनका नाम बता दो, जिनका श्योर। राघव लिखो बेटा, राघव। गर्ल्स में से दीपांशी, और बोलो गर्ल्स में से प्रवर। गर्ल्स मजे ले रहे हो पूरा, चलो प्रवर भी लिख लो। और गर्ल्स में से अच्छा युवराज, युवराज के बाद और कौन एब्सेंट, अयान, आशुतोष, और बेटा एब्सेंट गर्ल्स में, और झलक यहां पर है, ऋषिका। इतने एब्सेंट देख के तो ऐसा लगता है बेवकूफ तो हम ही हैं जो छुट्टी नहीं मना रहे। नहीं, हमें मनानी नहीं। मैं छुट्टी तब मनाऊंगा जब तुम लोगों के बोर्ड में मतलब कम से कम 90 प्लस और कंपटीशन में सिलेक्शन करा दूंगा, फिर मैं मनाऊंगा पूरे 2 दिन की छुट्टियां। मैं मनाऊंगा ना, मतलब अपना तुम्हारे को मैं सिलेक्ट कराने की बात कर रहा हूँ, क्या हमारा क्या फायदा, तुम्हारा तो सबसे बड़ा फायदा है। पार्टी दूंगा, चल ठीक है। वो पवन चाट वाला है हमारे घर के बराबर हाँ पार्टी, ये नेम मुझे दे जाना बेटा बाद में जाते समय, और भी कोई याद आए तो लिख देना। तो मेरे बेटा यहां तक चलो, 2 मिनट का रिलैक्स करना था तुम्हें, रिलैक्स हो गया, वापस इससे आगे बढ़ते हैं। मेरे बेटा यहां के बाद अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशंस कैसे बनाई जाए। अब सुनना बड़े ध्यान से, बड़ा बढ़िया। देखिए मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं ये अभी कल और थ्योरी कंटिन्यू होगी, 1-2 चीजें और बतानी है। पता है तुम्हारे 11th का सिलेबस बनाने वाले, ऑफ द ट्रैक कह रहा हूँ, वीडियो पे वैसे तो रिकॉर्ड रह जाएगा लेकिन मेरे रिकॉर्ड को सुनना मत, अनऑफिशियल बात हो रही है। तुम्हारे स्कूल का बोर्ड का सिलेबस लिखने वाले बेवकूफ इंसानों ने रोटेशन को 3 हिस्सों में कर दिया। थोड़ा सर्कुलर मोशन है काइनेमेटिक्स में, थोड़ा लॉज ऑफ मोशन में, और फिर भी मन नहीं भरा तो एक अलग चैप्टर है रोटेशनल मोशन। भाई साहब सारा एक साथ ही इकट्ठा कर देते, लेकिन मैं जो करूंगा मैं आपको पहले ही बता दूं, काइनेमेटिक्स में सर्कुलर करा रहा हूं, कोई टॉपिक रोटेशन में आना है, लेकिन उसके समझाने में यहां आसानी पड़ेगी तो मैं यही समझा दूंगा, करना तो है। अब एक बात बताओ, साइकिल चलाते हो आप, चलाते हो, सीखा होगा सबने, साइकिल स्कूटी बाइक। तो तुमने कभी नोटिस किया जब मोड़ आता है तो हम साइकिल को झुका लेते, इधर मुड़ना हो तो इधर, उधर मुड़ना हो तो उधर, नोटिस किया है। क्यों झुकाते हैं, फेंक दो इसे, क्यों झुकाते हैं उसका कारण छुपा हुआ है इसी में। ऐसा है बेटा, एक्शन रिएक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्शन लगेगी उसी के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगी। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। मेरे बेटा सुनो, यदि साइकिल ना झुकाए तो क्या होगा। ये एक सर्कुलर टर्न आया, टर्न की रेडियस है r, एक साइकिल वाला यहां से जा रहा है और उसने साइकिल नहीं झुकाई। भाई साहब मजा नहीं, अभी देखना क्या होगा। अब जरा गौर से सुनना, बस 5 मिनट और लूंगा फिर आज का टॉपिक खत्म, रोक देंगे यहीं पे। आप ये बताओ, इसका वेट है नीचे की तरफ, ये अर्थ को नीचे दबाएगा, अर्थ इस पर रिएक्शन लगाएगी, एक्शन रिएक्शन, अर्थ को दबाया, अर्थ ने रिएक्शन लगा दी, जिधर दबाएगा उसके अपोजिट रिएक्शन होगी। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स दिख रहा है, कोई फोर्स दिख रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी यहां तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं है,
और मैंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही डायरेक्शन बदलता है। तो जब यहां पर कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ है ही नहीं, तो डायरेक्शन बदल ही नहीं सकती, और ये साइकिल वाला मुड़ नहीं सकता। तो फिर ये क्या करेगा, यहीं पे आती है फिजिक्स। ये साइकिल सवार अपनी साइकिल को झुका लेगा। जब ये साइकिल को झुका लेगा तो अब ये अर्थ को इंक्लाइन पुश करेगा। भाई पहले ऐसे पुश कर रहा था, अब ऐसे पुश करेगा। जब ऐसे पुश करेगा तो रिएक्शन लगेगी टेढ़ी। अब ये बताओ वर्टिकली डाउनवर्ड पुश कर रहा है या इंक्लाइन? बस जवाब दे दो, 3 मिनट बाकी हैं। हाँ देख, अब सबके बोल निकल गए। ये वर्टिकली डाउनवर्ड पुश कर रहा है या इंक्लाइन? अब इंक्लाइन पुश करेगा तो रिएक्शन भी इंक्लाइन होगी, और यदि रिएक्शन इंक्लाइन होगी तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे आर कॉस थीटा, याद है कंपोनेंट, और नीचे की तरफ होगा mg। अब मुझे एक फोर्स सेंटर की तरफ दिख गया, आर साइन थीटा, यानी अब यहां सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है सेंटर की तरफ? आर। वही सेंट्रीपिटल है, वही mv स्क्वायर अपना आर है। अब कहेंगे 2r में क्या आंसर है? ये रिएक्शन है और ये रेडियस है। ये क्या है बेटा? रेडियस, और ये क्या है? रिएक्शन। अच्छा जी, अब इसके बाद नीचे है mg, ऊपर है r cos थीटा। दोनों बराबर होने चाहिए, r cos थीटा इक्वल टू mg, क्योंकि mg चाह रहा है नीचे आ जाए, r cos थीटा चाह रहा है ऊपर चला जाए। यदि mg r cos थीटा से बड़ा होगा तो साइक्लिस्ट थोड़ी देर में जमीन पे पड़ा होगा, क्योंकि नीचे कौन ला रहा है। और यदि r cos थीटा mg से बड़ा होगा तो साइक्लिस्ट सीधा खड़ा होगा। अब ये झुकाने से फायदा क्या मिला? आर साइन थीटा सेंटर की तरफ आ गया, वही mv स्क्वायर बना रहे। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो r से r कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, m से m कट गया, v स्क्वायर अपॉन आर जी। यही एंगल है जिस पर हमें झुकाना पड़ता है। जब बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं, पता है हर रेडियस के लिए अलग एंगल है, हर वेलोसिटी के लिए अलग एंगल है। कम वेलोसिटी से चलोगे तो कम एंगल झुकाना पड़ेगा, ज्यादा वेलोसिटी से चलोगे ज्यादा एंगल पे झुकाना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि बहुत तेज मुड़ना नहीं चाहिए, तेज मुड़ोगे तो ज्यादा झुकाना पड़ेगा, और जब ज्यादा झुकाना पड़ेगा तो गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तुम नोटिस करो, सड़क पर हमेशा कहा जाता है मोड़ पर धीरे से मुड़े, तो वेलोसिटी कम रखने से कम झुकाना पड़ता है, और कम झुकाने से हम सेफ रहते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कभी टीवी में मोटरसाइकिल की रेस देखी हो, मोड़ों पे देखा, ऐसा नहीं लगता कि घुटना रख के मोड़ दी इसने? देखा है, नोटिस किया है? कारण वो स्पीड कम नहीं करना चाहते तो दूसरा जीत जाएगा। अब जब स्पीड कम नहीं करना चाहते तो वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मुड़ते हैं, और बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मुड़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा एंगल पे झुकाना पड़ता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल पैर घुटना जमीन पे ही लगा हुआ है। भाई हो भी जाते हैं भैया। वो मर गया था अभी पीछे एक बाइकर, कौन सा 300 चलाने जा रहा था, राइडर था कोई सा, उससे पहले जट प्रभजोत ने ठोक दी थी बाइक को, वो बुढ़ा मार दिया नेपाल में, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ भैया मर तो गया वो बेचारा जान से। ना ना ना, मतलब उसका फैन है, हार्डकोर फैन है जट प्रभजोत का। नहीं, मैं पता है मोटरसाइकिल रेस के खिलाफ हूं। ये सब जानलेवा है, इससे तो कार की रेस करवाओ, उसमें मैं पार्ट लूंगा। खैर, खाली सड़क पे यार रिकॉर्डिंग चल रही है, क्यों फंसवा रहा है भाई मुझे, अभी रहने दो। तो खैर ये मुद्दा खत्म। पहले मुद्दा समझ में आ गया, मोड़ों पर हमें वेलोसिटी कम रखनी चाहिए, ज्यादा, उससे एंगल कम झुकाना पड़ेगा। अब कल मुझे याद दिला देना कि सर सेंट्रीफ्यूगल एक तो समझाना है, और फिर साइकिल वाला बोल देना, साइकिल वाला करवाया था, आगे के मैं करवा दूंगा। कल थ्योरी खत्म करेंगे। तो ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। बाय बाय।